अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जी लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को सबसे पहले गुल्डबर्ग और वीग ने 1869 में ये लॉ पेश किया। अब ये लॉ कहता क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है। पहली स्टेटमेंट जी, द रेट एट विच आ सब्सटेंस, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जिसका रेट होता है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। पहली स्टेटमेंट है जी, किसी सब्सटेंस किसी चीज़ का जो रेट होता है, इन शॉर्ट केमिस्ट्री की टर्म में हम उसकी स्पीड कह सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्टिव मास के। ठीक है जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स हम कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। अगर एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी भी कम होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहली स्टेटमेंट में हम क्या बात पढ़ रहे हैं, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होता है उसके रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्टिव मास से। इट मीन्स कि अगर जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना ही रेट ज़्यादा होगा। अब एक्टिव मास क्या है जी, एक्टिव मास इज़ दैट पार्ट ऑफ के जिसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना होता है। एक्टिव मास वो पार्ट है, वो हिस्सा है, वो क्वांटिटी है जिसने केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करना है, हिस्सा लेना। ठीक है। तो इन शॉर्ट जितना एक्टिव मास ज़्यादा है उतना ही रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, बेसिकली रिएक्टेंट्स होते हैं, वही रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जिन्होंने रिएक्ट करना होता है आपस में, उनका जो एक्टिव मास है वो भी मैंने आपको बताया कि एक्टिव मास क्या है, कि उसका वो पार्ट जिसने उसमें हिस्सा लेना है केमिकल रिएक्शन में, उसका जो प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट से मुराद है कि जितना उसने टेक पार्ट कर लिया वो प्रोडक्ट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स के यूँ कहने कि जितना ज़्यादा एक्टिव मास हिस्सा लेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, स्पीड रिएक्शन की उतनी ही ज़्यादा होगी। और उसके बाद कहते हैं ये जो एक्टिव मास होता है इसको हम कंसिडर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है जी। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम इसको कंसिडर करते हैं, हमारा जो एक्टिव मास होता है। और उसके बाद इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। ठीक है जी। जो हमारी एक्टिव मास है उसके अराउंड हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम जो है वो एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कहता हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, सी प्लस डी कोई प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। के एफ के आर को भी हम देखते हैं जी, ये क्या चीज़ है। अब कहता है कि ए ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी कहता है, सपोज कर लें या कंसिडर कर लें कि हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हैं या उनका एक्टिव मास है किसका, ए बी और सी डी का। यानी यहाँ पे बात को एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड करें कि जो हमने ब्रैकेट लगाई, अभी हम ब्रैकेट लगा के ये कह रहे थे कि ये एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ए है ये इसी ए का हिस्सा है। ठीक है जी। ए रिएक्टेंट था ना, कोई ए रिएक्टेंट था, हमें नहीं पता, हमने तो सपोज किया होगा। वो जो ए रिएक्टेंट था उसकी कुछ अमाउंट थी, उसने जिसने केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट किया, जिसको हमने एक्टिव मास का नाम दिया, वो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया जी कि वो ए। इसी तरह बी का जो एक्टिव मास या बी का जो हिस्सा उसने केमिकल रिएक्शन में उसने टेक पार्ट किया, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जब प्रोडक्ट ने मिलके दोबारा रिएक्टेंट बनाने हैं तो सारी बात है उन्होंने भी
उसमें ही टेक पार्ट करना है तो ही रिएक्टेंट बनेगा ना, ठीक है। उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट सी जो है वो प्रोडक्ट का कोई एक्टिव मास है, और जो डी वाली है ये डी का कोई एक्टिव मास है, और उनको हमने मोल डेसीमीटर के रूप में उनकी वैल्यू दी होती है। यानी यूँ समझ लें कि ए बी सी डी जगह पे कोई वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे हो सकता है 0.1 हो, बी की जगह पे 0.3 हो, सी की जगह 0.2 हो, 0.5 हो, तो हमने ये वैल्यूज़ की जगह पे हमने सपोज कर लिया ब्रैकेट्स की मदद से, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 0.1 0.3 समथिंग लाइक दिस। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि ये जो हमने ली हैं ये मोल डेसीमीटर की मतलब क्या चीज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है जी। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक पहला पॉइंट है जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वो हमें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है जिसमें रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाएं, तो वो क्या है जी ए बी है ना, बेसिकली ए बी हैं ये हमारे जो रिएक्टेंट हैं जिन्होंने फॉरवर्ड रिएक्शन को चलाना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे थे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। किसके एक्टिव मासेस? रिएक्टेंट्स के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए बी हमारे रिएक्टेंट। अब अगर हमने इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो वहाँ पे ये के एफ आया, दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। ये जो के एफ है, के एफ रिप्रेजेंट करेगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए बी। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स एक्शन की बात करते हैं, वो भी इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के सी डी के, क्योंकि रिवर्स एक्शन तो यही है ना जिसने ऐसे बैक पीछे की तरफ चलना है। सेम इसी तरह अगर हम ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे के आर, और के आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसी तरह कहता है के एफ के आर दोनों क्या हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं। के एफ फॉरवर्ड के लिए है और के आर रिवर्स रिएक्शन के लिए है। उसके बाद कहता है कि जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, और हमने इक्विलिब्रियम को बार बार डिस्कस किया है कि वो स्टेज जहाँ पे जाके फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आपस में इक्वल हों, दोनों की स्पीड बराबर हो, दोनों का रेट बराबर हो, डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो अभी हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा पुट किया, तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया? ये वाली स्टेटमेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ ए बी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर सी डी। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के एफ ये वाला यहीं पे रहेगा, ये के आर यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह ये ए बी नीचे और वो सी डी ये वहीं पे रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की इसकी। अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक और नई टर्म है जी, के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, ठीक है जी। के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, और के सी किसके बराबर है जी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या करते हैं, तो के सी ये के एफ और के आर जगह पे के सी पुट करते हैं, तो के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। तो इसका मतलब है ये के सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कांस्टेंट के लिए, यानी इक्विलिब्रियम के लिए ये कांस्टेंट है। सी डी हमारा प्रोडक्ट है, ए बी हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। तो कहता है ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसने हमें वजाहत की है, जो एक ताल्लुक़ है एक्टिव मास और रिएक्टेंट के एक्टिव मास और जो रिएक्शन का रेट है, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ था उसको हमने अभी देखा। या इन शॉर्ट जो इसमें पॉइंट ये था कि जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसकी केमिकल्स की उसमें हिस्सा लेने की, उतना ही आपका केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये था जी हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमें मास एक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो मास है जिसको हम एक्टिव मास कभी बार डिस्कस कर रहे थे, ये वही है जिसने टेक पार्ट करना होता है। तो एक्शन मीन्स कि जितना ज़्यादा वो रिएक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा? स्पीड अप होगा, फास्ट होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, इसको आपने मुकम्मल तैयार करके इसकी असाइनमेंट भी बनानी है।